तो भाई ये सारा जो है अब मिड के बाद फाइनल तक ये सारा कोर्स इंटरप्ट है। ठीक है। शायद ही कोई चैप्टर ऐसा हो जिसमें इंटरप्ट ना हो। तो इंटरप्ट से शुरू करो कि इंटरप्ट होते क्या हैं। इंटरप्ट्स को अगर डिफाइन करो तो दे आर सिग्नल्स टू ड्रॉ सीपीयू अटेंशन। बेसिकली इंटरप्ट सिग्नल्स हैं जो सीपीयू को भेजे जाते हैं, जिसके रिएक्शन में सीपीयू कुछ काम करता है। ठीक है। सीपीयू क्या कर रहा होता है? सीपीयू अपनी इंस्ट्रक्शंस चला रहा होता है, अपना कोड चला रहा होता है। अब अगर कोई एक्सटर्नल चीज़, किसी को सर्विस की ज़रूरत है, किसी को हेल्प की ज़रूरत है, कोई सीपीयू से काम करवाना चाहता है, तो वो उसको एक सिग्नल भेजता है। उस सिग्नल को इंटरप्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इंटरप्ट्स आर डिफाइंड एज नंबर्स। ठीक है। ये 0 से 255 तक होते हैं। यानी इंटरप्ट को जब तुम पहचानते हो, या सीपीयू भी जब पहचानता है, तो वो नंबर से पहचानता है कि इंटरप्ट 1 आया है, इंटरप्ट 10 आया है, इंटरप्ट 20 आया है। ठीक है। तो टोटल 256 इंटरप्ट्स हैं और उनका नंबर 0 से 255 तक है। इनमें से 0 to 30 इंटरप्ट्स आर कॉल्ड वेल नोन इंटरप्ट्स। मतलब इसका वेल नोन का सिर्फ यहाँ पे मतलब ये है कि सिस्टम उनको इस्तेमाल कर रहा होता है। सिस्टम खुद पहले 30 इंटरप्ट्स को रफली यूज कर रहा होता है। बाकी सारे क्यों हैं इतने सारे? फिर 256 वो इसलिए हैं कि वो प्रोग्रामर के लिए हैं। प्रोग्रामर उनको हुक कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। तो पहले 30 को ज़्यादातर हम नहीं छेड़ते और उसके बाद बाकियों को के साथ काम करते हैं। तो इंटरप्ट एक सिग्नल है जो सीपीयू तक पहुंचता है। वो किस शक्ल में पहुंचता है? वो एक नंबर की शक्ल में पहुंचता है। ठीक है। अच्छा, अब जब इंटरप्ट आता है तो सीपीयू करता क्या है? सीपीयू एग्जीक्यूट्स एन आईएसआर इन रिस्पॉन्स टू एन इंटरप्ट। आईएसआर बोलते हैं इंटरप्ट सर्विस रूटीन को। बेसिकली एक कोड है, एक फंक्शन है। फंक्शन अच्छा लफ्ज है मेरा ख्याल है। एक फंक्शन है, एक कोड है जो उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जैसे इंटरप्ट 1 आया है तो सीपीयू को पता है मैंने फलाना कोड चलाना है। इंटरप्ट 2 आया है, फलाना कोड चलाना है। इंटरप्ट 3 आया है, फलाना कोड चलाना है। उस पीस ऑफ कोड को आईएसआर बोलते हो इंटरप्ट सर्विस रूटीन। अच्छा, अब ये काम कैसे होता है? ये काम अब होता कैसे है? ये होता कुछ इस तरह से है कि रैम के अंदर जीरो एड्रेस पे, जीरो एड्रेस का मतलब समझते हो? जीरो का मतलब है कि सेगमेंट भी जीरो और ऑफसेट भी जीरो, बिल्कुल एग्जैक्ट जीरो एड्रेस। ठीक है। यहाँ पे एक टेबल पड़ा होता है जिसको आईवीटी बोलते हैं, इंटरप्ट वेक्टर टेबल। ठीक है। तो एड्रेस जीरो के ऊपर यानी फिजिकल एड्रेस कहना चाहिए, फिजिकल एड्रेस जीरो हैज अ टेबल कॉल्ड IVT, interrupt vector table. It contains vectors. ठीक है। वेक्टर्स क्या होते हैं? फार पॉइंटर्स। वेक्टर जैसा फिजिक्स में होता था ना, जिसके कोई कहीं पे पॉइंट कर रहा होता था, उसका एक डायरेक्शन होती थी उसकी। ठीक है। तो इसी तरह ये भी वेक्टर्स वही है कि कहीं पे पॉइंट कर रहे होते हैं, पॉइंटर्स हैं बेसिकली। और फार पॉइंटर का मतलब ये है कि उसके अंदर सेगमेंट भी होती है और उसके अंदर ऑफसेट भी होता है, यानी वो इंट्रा सेगमेंट पॉइंटर होता है। तो ईच वेक्टर ईच वेक्टर इज 4 बाइट्स। जाहिर बात है, ईच वेक्टर इज 4 बाइट्स, क्योंकि उसमें CS होता है और उसमें IP होता है। एक सेगमेंट होती है और एक ऑफसेट होता है। तो साइज ऑफ वेक्टर टेबल कितना हुआ? 1 किलोबाइट, क्योंकि वो टोटल 256 है ना। तो 256 ज़रब 4 जो है वो 1024 बनता है। तो वो 1 किलोबाइट का ये टेबल पड़ा होता है। ठीक है। अच्छा, ये तरतीब से वेक्टर पड़े होते हैं, यानी बेसिकली एड्रेस नंबर जीरो। अब ये तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इंटरप्ट जीरो वेक्टर इज एट एड्रेस 0 1 2 3। भाई 4 बाइट्स का है ना, हर वेक्टर 4 बाइट्स का है। तो इंटरप्ट जीरो जो है, जो पहला इंटरप्ट है, उसका वेक्टर जो पड़ा होता है वो एड्रेस नंबर 0 1 2 3 पे पड़ा होता है। अच्छा, इसके बाद इंट वन वेक्टर इज एट एड्रेस 4 5 6
7 सो ऑन, तरतीब से 256 इंटरप्ट इस तरीके से पड़े होते हैं। तो अगर मैं किसी एक वेक्टर की बात करूं, किसी भी एक वेक्टर की, फॉर एग्जांपल अगर मुझे चाहिए, फॉर एग्जांपल हाँ मुझे चाहिए है इंटरप्ट 10 का वेक्टर, मुझे ये काम बार बार करना पड़ता है, तो मुझे इन 10 का वेक्टर चाहिए। ये किस जगह पे होएगा? एक वेक्टर 4 बाइट्स का है, तो 10 मल्टीप्लाई 4 ये 40th एड्रेस पे होएगा। ठीक है, तो एड्रेस 40 पे अगर मैं जाऊं, एड्रेस 40 पे अगर मैं जाऊं तो मुझे वहां पे 4 बाइट्स का एक वेक्टर मिलेगा। और ये मतलब अब अगर इस 4 बाइट्स को आप अगर खोल के देख सको तो ये बेसिकली इसमें CS होएगा और इसमें IP होएगा। तो IP जो है वो नीचे वाले होते हैं हमेशा, ये जो नीचे वाले एड्रेस हैं वो हमेशा IP होते हैं, तो 2 बाइट्स IP की होंगी और फिर जो ऊपर वाली 2 बाइट्स हैं, हायर 2 बाइट्स हैं, वो CS की होंगी। अगर मैंने देखना है कि इंटरप्ट 10 का वेक्टर कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो मैं 10 मल्टीप्लाई 4 करता हूँ, एड्रेस 40 आता है, 40 पे जाता हूँ, वहां पे मुझे 4 बाइट्स मिलती हैं जो CS और IP है, जो एक फार पॉइंटर है। अब फार पॉइंटर का काम क्या होता है? वो कहीं ना कहीं पे पॉइंट कर रहा होता है, तो ये बेसिकली पॉइंटर है जो कहीं ना कहीं पे मेमोरी में पॉइंट कर रहा होगा। जिस जगह पे वो पॉइंट कर रहा होता है वो ISR होती है। ठीक है, ये वो कोड होता है जो जो एग्जीक्यूट होता है उसके अगेंस्ट। अब सारा तमाशा क्या है? सारा तमाशा ये है कि CPU के पास आता है इंटरप्ट, वो एक नंबर की शक्ल में आता है, नंबर 10 आ गया, वो जाता है वेक्टर टेबल में, वेक्टर टेबल में से जाके पॉइंटर निकालता है कि भाई मैंने इस इंटरप्ट के अगेंस्ट करना क्या है। वो पॉइंटर पॉइंट करता है ISR पे, और ISR वो कोड होता है जो उस वेक्टर के, उस इंटरप्ट के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होना होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो व्हाट डज CPU do when it receives an interrupt? तो याद रहे कि CPU receives एन इंट नंबर, उसको एक नंबर मिलता है। ठीक है, वो उस इंट नंबर को मल्टीप्लाई करता है 4 पे, और उसके पास, और वो आ जाता है IVT के अंदर। ये जो मैंने ऊपर काम अभी आपको करके दिखाया है कि 10 को 4 पे मल्टीप्लाई करो तो 40 आता है, फिर हम 40th एड्रेस पे जाते हैं वेक्टर टेबल में, वहां से हमें मिलता है गेट अ वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? CS:IP, एक सेगमेंट एड्रेस, एक ऑफसेट एड्रेस, यानी एक फार पॉइंटर। फिर उस वेक्टर पे जाओ, फिर CPU गो टू दैट वेक्टर, और यहाँ पे उसको मिलती है ISR, जिसको वो एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, बेसिक कहानी तो यही है। अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कहानी ये है कि जब CPU को इंटरप्ट मिलता है तो उस वक्त CPU कुछ काम कर रहा होता है ऑलरेडी, कुछ कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली तो यार जिस तरह फंक्शंस में नहीं होता कि जब तुम मेन के अंदर चल रहे होते हो और फंक्शन कॉल होता है, तो आप मेन की निशानी कहीं पे छोड़ के जाते हो ना, कि भाई मैं फंक्शन पे जा रहा हूँ तो मुझे ये पता हो कि मैंने वापस कहाँ पे आना है। तो सब रूटीन्स में हम देखते थे कि वो IP पुश होता था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पुश CS, IP एंड फ्लैग्स। भाई IP तो पहले भी पुश होता था, क्यों होता था? सब रूटीन्स में भी वो इसलिए पुश होता था ताकि सिस्टम को ये पता हो कि जब उसने सब रूटीन से वापस आना है तो आना किधर है, जगह निशानी किधर है, वापस किधर आना है। तो यहाँ पे CS और IP पुश होएगा, ये तो आसान है समझना। भाई CS इसलिए कि अब हम फार जंप ले रहे हैं ना, अब हम इंट्रा सेगमेंट जंप ले रहे हैं, अब सिर्फ IP तो नहीं है, हम डिफरेंट सेगमेंट में जंप ले रहे हैं, तो CS और IP होएगा। और फ्लैग्स इसमें एक्स्ट्रा चीज है बिल्कुल। तो CPU को जब इंटरप्ट मिलता है तो सबसे पहले तो वो अपनी करंट निशानी कि मैं हूं कहाँ पे, वो निशानी स्टैक पे फेंकती है CS, IP और फ्लैग्स की शक्ल। उसके बाद उसको इंटरप्ट नंबर मिलता है, वो उसको 4 पे ज़रब देती है, वेक्टर टेबल में जाता है, वहां से वेक्टर निकालता है, और उस वेक्टर की मदद से एंड पे इवेंचुअली एक कोड एग्जीक्यूट करता है
जिसको ISR बोलते हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। जब फारिग हो जाता है तो अब उसने रिटर्न करना है, तो वो स्टैक से पॉप करता है फ्लैग्स IP एंड CS एंड रिटर्न्स वेयर इट लेफ्ट फ्रॉम। ठीक है, आप एक कमरे में बैठे हो, पढ़ रहे हो, ये CPU काम कर रहा है, वो पढ़ रहा है अपने कमरे में बैठा हुआ। दरवाजे पे जब खटखटाता है कोई, इंटरप्ट आता है, ये इंटरप्ट है कि जब कोई, आप अपना काम कर रहे हो और जब बाहर से कुछ सिग्नल आता है कि भाई कुछ हेल्प चाहिए, पानी मांगता है कोई फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो तुम अपनी किताब पे निशानी लगाते हो कि मैंने किताब छोड़ी किधर है। फिर तुम ये देखते हो कि उसने क्या, वो है क्या, वो मांग क्या रहा है। वो जो तरीका है ना, वो IVT है। तो वो देखते हो आपके, जब पानी को मांगता है तो आपने क्या करना है, फिर आप उसको अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हो, जो पानी लेके आता है उसको पिलाता है, और उसके बाद जब आप इससे इंटरप्ट से फारिग हो जाते हो तो आप वापस अपनी किताब पे वही निशानी ढूंढते हो, कभी मैंने छोड़ा कहाँ से था, और वापस वहीं से शुरू कर देते हो। ये काम कंटिन्यूसली होता जा रहा है। ये किताब के आखिरी सफ़े तक आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ पूछना चाहते हो पूछो, नहीं पूछना चाहते तो आगे भी बहुत काम और पड़ा है, करते रहते हैं। ISRs कहाँ पे डिफाइंड होती हैं? ये कुछ बायोस की होती हैं, कुछ डॉस की होती हैं, कुछ विंडोज़ की होती हैं। जब विंडोज़ आप लोड करते हो या बायोस लोड करते हो तो वो रैम में लोड होती है ना, तो वो क्या लोड होता है रैम में? उसका कोड लोड होता है। उसका कोड इज़ काइंड ऑफ एन ISR, मतलब वो ISRs के ऊपर मुश्तमिल होता है। इंटरप्ट्स बाय द वे दो किस्म के हैं, ये सबसे पहले बताना चाहिए था, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स और हार्डवेयर इंटरप्ट्स। लेकिन कुछ ज़रूरत नहीं है इस वक्त, वो जब करेंगे आगे, जब डिफरेंस आएगा तब बताऊंगा कि डिफरेंस है क्या। ठीक है, ये वो कहानी है कि स्टैक पे पहले फ्लैग्स पुश हुए, फिर IP, फिर CS पुश हुआ, और फिर लास्ट पे IP पुश हुआ। इसके अलावा 2 फ्लैग्स को भी नल किया जाता है, ये भी आगे जाके थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, अब कुछ इंटरप्ट्स हैं, मैंने तुम्हें कहा है कि 30 इंटरप्ट्स हैं पहले, इंटरप्ट 0 से 30 तक जो वेल नोन है, जिनका कोई मतलब है, सिस्टम उनको यूज कर रहा है। तो उनमें से पहला इंट 0 है, डिवीजन बाय 0। तुम्हें पता है कि तुम जब भी कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर में 0 पे डिवाइड करते हो तो वहां पे वो काम खत्म हो जाता है, क्रैश हो जाता है। तुम्हारा अगर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसमें तुम 0 पे डिवाइड कर देते हो तो वहां पे टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब 0 पे डिवाइड करने से एरर नहीं आता है एक्चुअली। जब भी तुम 0 पे डिवाइड करते हो तो एक इंटरप्ट आता है, इंटरप्ट 0 खुद ब खुद पैदा हो जाता है। यानी व्हेनेवर यू डिवाइड बाय 0, इंटरप्ट 0 पैदा हो जाता है। अच्छा, इसके बाद की कहानी क्लियर होनी चाहिए। इंट 0 जब पैदा होता है वो वेक्टर टेबल में आता है, यहाँ से वेक्टर देखता है, फिर उसकी ISR पे जाता है और देखता है कि उसके अगेंस्ट क्या करना है। ठीक है, इसकी तरफ भी आते हैं। इंटरप्ट 1 सिंगल स्टेप इंटरप्ट है, इसके ऊपर मेरे ख्याल 10वां चैप्टर है या 11वां, पूरा चैप्टर इस इंटरप्ट के ऊपर है। NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, ये कैस्केडिंग के लिए यूज होता है, अगेन इसकी भी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल हमें। डीबग इंटरप्ट पे 11वां चैप्टर है शायद, ये भी पूरा चैप्टर पढ़ना है इसके ऊपर। और अरिथमेटिक फ्लो फिलहाल सिर्फ इंट 0 तक हम इस चैप्टर में रहेंगे कि इंट 0 क्या करता है। अच्छा, अब ये मुश्किल होने लगा है, तो वाकई अभी तक कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। चलो जी, अब इसको जरा मुश्किल करें। अच्छा जी, मुश्किल ये ऐसे होएगा, अच्छा जी, ये मेरी सारी रैम है, मेरी इंटरप्ट वेक्टर टेबल है। मैं अब काम जो करने लगा हूँ जो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, उसको कहते हैं हुकिंग एंड इंटरप्ट। हुकिंग एंड इंटरप्ट क्या है? काफ़ी काफ़ी सादा काम है। काम ये है कि तुम्हें ये पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन द सिस्टम रिसीव्स एन इंटरप्ट, तो वो क्या करता है? इट गोज़ टू IVT गेट एड्रेस ऑफ ISR, ऐसे ही है।
यार आईवीटी की अगर अभी भी समझ नहीं ना आई तो आईवीटी को तुम ना ऐसे समझो, बेसिकली समझ आना जरूरी है बहुत ज्यादा आईवीटी की। तो आईवीटी को इस तरह समझो, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है। तो फॉर एग्जांपल अगर इंटरप्ट 1 आता है तो मैं चला जाता हूँ पेज नंबर 1 पे। अगर इंटरप्ट 2 आता है तो मैं चला जाता हूँ पेज नंबर 17 पे। अगर इंटरप्ट 3 आता है तो मैं चला जाता हूँ पेज नंबर 31 पे। तो अगर इंटरप्ट 3 आया है तो मैंने एड्रेस निकाला कि मैंने जाना किधर है, मुझे पता चला 31 पे जाना है। अब जब 31 पे एक्चुअली जाऊंगा तो वहां पे मुझे मिलेगा क्या, वहां पे मुझे आईएसआर मिलेगी, वो कोड मिलेगा जो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। तो नॉर्मली सिस्टम को जब इंटरप्ट मिलता है तो वो आईवीटी में एड्रेस निकालने जाती है, फिर आईएसआर के ऊपर जाती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। ये डिफॉल्ट बिहेवियर है सिस्टम का। इफ यू वांट टू चेंज द डिफॉल्ट बिहेवियर, वी कैन राइट आवर ओन आईएसआर्स। हम अपनी एक सब रूटीन लिख देंगे, अपनी एक आईएसआर लिख देंगे, अपनी आईएसआर बिल्कुल टोटली। यानी यहाँ पे हम एक अपनी नया कोड अपना लिख देंगे। आईएसआर लिखनी आती है तुम्हें? हाँ बिल्कुल आती है, सब रूटीन होती है। ये मैंने अपनी आईएसआर लिख दी है कोई। क्या ये चलेगी? नहीं, चल तो नहीं रही, लेकिन मैंने लिख दी है। बहरहाल मैंने अपनी आईएसआर लिख के साइड पे कर दी, एक पीस ऑफ कोड लिख के मैंने साइड पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जब एग्जाम्पल मैं भी करवाता हूँ, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अपनी यूजर डिफाइंड आईएसआर लिख दी है। अच्छा, अब हुकिंग क्या है? हुकिंग is the process of changing the vector in IVT point to your TSR। बड़े गौर से करना। ये है, नॉर्मली सिस्टम ऐसे चलता था कि जब इंटरप्ट 3 आता था तो वो पेज नंबर 31 पे चला जाता था। वहां पे सिस्टम की डिफॉल्ट आईएसआर पड़ी होती थी, वो एग्जीक्यूट हो जाती थी। अगर मैं इसको काट के पेज 50 कर दूं, यहाँ पे मैं पेज 50 लिख दूं, तो सिस्टम तो गया। सिस्टम क्या करेगा? इंटरप्ट 3 आएगा, वो इधर इधर आएगा, आईवीटी में आएगा, वहां उसको मिलेगा 50। अब 50 मिला है, असल आईएसआर 31 पे पड़ी हुई थी, मैंने यहाँ पे एड्रेस चेंज करके 50 कर दिया, वो 50 पे चला जाएगा। अब 50 के ऊपर मेरी आईएसआर पड़ी होगी। तो वेक्टर को तब्दील करना सच दैट कि वो तुम्हारी आईएसआर की तरफ पॉइंट करे, ये अमल हुकिंग एंड इंटरप्ट कहलाता है। बहुत ही सादा है, बहुत ही ज्यादा सादा है कि यहाँ पे जो वेक्टर पहले इधर पॉइंट कर रहा था, अब मैंने वेक्टर ही है ना यार, 4 बाइट्स ही है ना, 4 पॉइंटर ही हिलाना है, तो मैं इसका पॉइंटर हिला के अब करवा देता हूँ इसकी तरफ। अब ये लिंक तो टूट गया भाई। यहाँ पे एक एड्रेस लिखा हुआ था ना, मैंने उस एड्रेस, वो 31 लिखा हुआ था ना यहाँ पे किताब में, तो मैंने 31 को काटा, उसके ऊपर लिख दिया 50, तो 31 तो गया। अब जो है वो नया एड्रेस उसको मिलेगा। अब जब इंटरप्ट 10 आता है तो वो मेरी आईएसआर पे जाता है और मेरा जो भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट कर देता है। मैंने सिस्टम का जो नॉर्मल बिहेवियर है, डिफॉल्ट बिहेवियर है, वो टोटली तब्दील कर दिया है। बुकिंग इंतहाई पावरफुल अमल है, और वो इसीलिए है कि तुम तबाह कुछ नहीं कर रहे होते, तुम डिलीट कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन तुम मुकम्मल तौर पे उसका बिहेवियर तब्दील कर सकते हो सिर्फ एक वेक्टर तब्दील करके। ये हुकिंग का अमल है। अगेन मेरा ख्याल है किताब के हर सफ़े पे तुम्हें ये मिल रहा है। और सर जी, हम एक वेक्टर से एक ही एड्रेस कोड दे सकते हैं? हर वेक्टर के अगेंस्ट एक वेक्टर पड़ा होता है, हाँ बिल्कुल, एक वेक्टर पड़ा होता ठीक। है। अच्छा जी, अब हुकिंग करते किस तरह है? हुकिंग करते लिटरली इस तरह है। ये 4 लाइनें जो हैं ये हुक कर रही हैं। किधर निकल जाता है ये, है ना, ये भी।
चलिए हुकिंग ये हो रही है, ठीक है, क्योंकि बार बार इस किताब में ज़रूरत पड़नी है करने की, तो मैं इस पर एक दफ़ा ज़रा आराम से इसको करना चाहता हूँ कि ये क्या हो रहा है। ज़ौर करते हो जब किसी चीज़ को उसी चीज़ के साथ, तो ये पहले भी हमारी बात हो चुकी है, इसका मतलब क्या होता है कि आप AX को ज़ीरो कर रहे हो। कभी फारिग वक्त में करके देखना कि किसी नंबर को उसी नंबर के साथ ज़ौर करो, एक्सक्लूसिव और करो, तो तुम देखोगे कि आंसर ज़ीरो आएगा। तो ये एक अजीब सा तरीका है ज़ीरो करने का। सेकंड लाइन में हम कह रहे हैं मूव ES AX, यानी बेसिकली हम ES को भी अब पॉइंट करवा रहे हैं ज़ीरो की तरफ। तो ES को क्यों करवाते हैं, वो इसलिए कि जो वेक्टर टेबल होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, वो ज़ीरो कोलन ज़ीरो से स्टार्ट होती है, यानी सेगमेंट भी ज़ीरो होती है, ऑफसेट भी ज़ीरो होता है। तो सेगमेंट को ज़ीरो करने के लिए हम ये ES को ज़ीरो करते हैं, ठीक है, ये सेगमेंट ज़ीरो हो गई। अच्छा, अब इसके बाद इसने कहा कि ES यानी ये सेगमेंट हो गई ज़ीरो कोलन, और आगे भी ज़ीरो ही लिखा हुआ है, ज़ीरो मल्टीप्लाई 4 का मतलब ज़ीरो ही है, यानी ज़ीरोथ एड्रेस पे क्या पड़ा होएगा, ज़ीरोथ एड्रेस will have vector of int ज़ीरो। पिछली स्लाइड में लिखा था ना कि int इसके ज़ीरो एड्रेस पे, तो ज़ीरो एड्रेस के ऊपर 0 1 2 3 बल्कि 4 एड्रेसेस के ऊपर इंटरप्ट ज़ीरो का वेक्टर पड़ा होएगा। तो उसने ज़ीरो, बल्कि अगर इसको डिटेल में करो तो एड्रेस 0 और 1 के ऊपर उसका IP पड़ा होएगा, क्योंकि नीचे वाले एड्रेसेस पे हमेशा IP होता है, और ऊपर वाले एड्रेसेस पे यानी 2,3 पे उसका CS पड़ा होएगा, ठीक है। तो वो कर क्या रहा है कि वो ज़ीरोथ एड्रेस पे जाके लिख रहा है माई ISR फॉर ज़ीरो। माई ISR फॉर ज़ीरो कोई कोड होएगा, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी ISR लिखी है ना, उसने इस तरह का कोई कोड लिखा होएगा माई ISR फॉर ज़ीरो, और वो उसको वो लिख रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगेन एड्रेस ज़ीरो ही है, इधर एड्रेस 2 हो जाएगा, इधर एड्रेस ऐड होके 2 हो जाएगा। तो 2 इसलिए कर दिया उसने कि 2 और 3 एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है CS, सेगमेंट पड़ी हुई है, तो वो सेगमेंट और ऑफसेट उसको ओवरराइड कर रहा है। बेसिकली हुकिंग होती क्या है, हुकिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वेक्टर इन IVT। तो इस एड्रेस पे पहले से एक वेक्टर मौजूद था जो सिस्टम की नॉर्मल ISR की तरफ पॉइंट कर रहा था, हमने उसको कर दिया ओवरराइट, हमने उसकी जगह पे लगा दिया अपना ISR, यानी अब हमने ये वाला पॉइंटर लगा दिया कि अब हमारी ISR एग्जीक्यूट होएगी, तो उसके रिस्पॉन्स में अब वो हमारी ISR एग्जीक्यूट करेगा। नॉर्मली ISR, अच्छा चलो मैं दिखाता ही नहीं, चलाते हैं इसको, पहले पढ़ तो नहीं, बल्कि खैर लो जी जरा देखना। तो ये 4 लाइनें मैंने डिस्कस की हैं जिसपे हमने वो लगाया है, हुक लगाया है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है कॉल जेनेट ज़ीरो। तो जेनेट ज़ीरो कोई फंक्शन है, ये लिखा हुआ है जेनेट ज़ीरो का फंक्शन, और उसमें ये 4 लाइनें लिखी हैं सिंपल। अच्छा, अब इसमें 4 लाइनों में कर क्या रहा है कि AX के अंदर एक रकम डालता है बड़ी सी, BL के अंदर 2 डालता है, और फिर डिव की इंस्ट्रक्शन दे देता है। अब वो बेसिकली यहाँ पे डिवाइड बाय ज़ीरो करना चाह रहा है। अब आसान होता और बेहतर होता अगर यहाँ पे ज़ीरो लिख के ही कर देते हैं, फिर आपको 1 सेकंड में समझ आई थी कि अच्छा यार ये तो ज़ीरो के ऊपर ही डिवाइड होता है। ज़ीरो इसलिए नहीं लिखते कि वो असेंबलर पकड़ लेता है, वो कोड चलाने नहीं देता, असेंबलर कहता है कि तुम ज़ीरो के ऊपर डिवाइड करने लगे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। जिस तरह C++ भी बहुत सारी जगहों में पकड़ लेती है, वो कोड कंपाइल ही नहीं करने देती, कहती है कि भाई ये प्रॉब्लम आने का चांस है। तो उसने इसका ये हल निकाला है कि एक बहुत बड़ा नंबर पकड़ा है और उसको एक बहुत छोटे नंबर से डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी इंट ज़ीरो निकलेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो डिवाइड करेगा, तुम्हारे लिए समझने वाली बात पता है क्या है, जैसे ही डिवाइड बाय वो ये डिवाइड की इंस्ट्रक्शन रन करेगा, खुद ब खुद एक इंटरप्ट आ जाएगा, वो इंटरप्ट ज़ीरो होएगा, ठीक है। अब वो इंटरप्ट ज़ीरो करता क्या है ज़रा देखो।
उड़ाना है, क्या हो गया? अच्छा, चलाना बड़ा मुश्किल है, ये चलाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसको ये सारी रूटीन्स कॉपी करके देनी है। तो चलो चलाते हैं, चलाना पड़ेगा वरना वो बात नहीं बनती। अच्छा जी, 7.4 एग्जाम्पल में से हमने क्या लेना है, स्ट्रिंग लेंथ लेनी है और प्रिंट स्ट्रिंग लेना है। तो स्ट्रिंग लेंथ ये आ गई और प्रिंट स्ट्रिंग ये आ गया नीचे ही। ये स्ट्रिंग लेंथ आ गई और फिर प्रिंट स्ट्रिंग लेना है, वो ये आ गया। प्रिंट स्ट्रिंग को कंप्लीट करना है, तो यहाँ तक आ गई। और आखिरी चीज़ क्या थी जी, आखिरी चीज़ थी क्लियर स्क्रीन लेना है 7.1 में से। तो 7.1 में से क्लियर स्क्रीन लेना है। ये भी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी यहाँ तक है। तो ये ठीक है, ये मेरा कोड भी चल रहा है। स्टार्ट के ऊपर मैंने कहा कि जोर करो AX और सो ऑन। अब मैं ये 4 लाइनें फिलहाल काट रहा हूँ। ये 4 लाइनें जो मैंने आपको भी अलहदा से समझाई हैं कि ये हुक लगाने का अमल है, इस हुक को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये नहीं मैं लिख रहा। ठीक है, मैं बगैर हुक के अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ कि जब इंटरप्ट 0 आता है तो सिस्टम करता क्या है। ठीक है, अब मैं जब इसको फाइल को चलाता हूँ तो ये होता है, सिस्टम हैंग हो चुका है। ठीक है, ये मैं कीज प्रेस कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, ये हैंग हो चुका है। ठीक है, जब इंटरप्ट 0 आता, अब जरा देखो हुआ क्या है, जब इंटरप्ट 0 आता है तो कौन सा था 8.1, जब इंटरप्ट 0 आता है तो नॉर्मल बिहेवियर ये है कि सिस्टम हैंग हो जाता है। याद रहे मैंने ये सिर्फ 6-7 लाइनें चलाई हैं। मैंने क्या किया है, मैंने हुक हटा दिया, ये मैंने कोड ज़ाया कर दिया। अब होता क्या है कि वो स्टार्ट पे आता है और वो कहता है कॉल जेनेट 0, यानी वो इस फंक्शन में जाता है और इस फंक्शन में से इंटरप्ट 0 पैदा होता है। बस ये मान लो कि पैदा होता है, इस पे ना फंसो इस वक्त। जेनेट 0 से इंटरप्ट 0 पैदा होता है। जैसे इंटरप्ट 0 पैदा होता है, सिस्टम अपना वेक्टर टेबल में जाता है, जाके अपना ISR निकालता है, सारा कुछ करता है जो नॉर्मल बिहेवियर है उसका। और वो नॉर्मल बिहेवियर क्या है वो तुम स्क्रीन पे देख सकते हो कि प्रोग्राम फंस जाता है। ठीक है, अच्छा अब मैं अपना हुक इंक्लूड करूंगा, अब मैं अपना हुक लिखा रहने दूंगा। अब अगर हुक लिखना है तो हुक लिखने में सिर्फ ये नहीं है कि आपने एड्रेस चेंज कर दिया, आपको ये सब रूटीन भी तो लिखनी है ना, माई ISR फॉर 0। तो इसने ऊपर कहीं पे माई ISR फॉर 0 भी लिखी हुई है, ये एक सब रूटीन लिखी हुई है जिसमें वो यही देखो ना, गेम तो सारी यही थी ना कि हमने अपनी ISR लिखी थी और हुक का मतलब ये था कि हमने इस पॉइंटर को उधर पॉइंट करवा दिया था। अब इस रूटीन के अंदर वो क्या करता है, जो मर्जी दिल करता है करो, लेकिन उसने ये किया है सिंपली कि स्क्रीन क्लियर की है, उसके बाद 30,20 के ऊपर इस फॉन्ट के अंदर एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। प्रिंट STR की रूटीन कॉल हुई है। मैसेज क्या होएगा, वो ये है। ठीक है, तुम जो मर्जी करो यहाँ पे, तुम हुक का मतलब ये है कि तुम उस कोड में तो आ चुके हो, तो अब तुम जो मर्जी करोगे वो वहां पे एग्जीक्यूट करेगा। अब जब इसको चला के देखोगे इसका बिहेवियर फर्क होना चाहिए। कुछ फर्क हुआ है, डेफिनेटली कुछ फर्क हुआ है कि स्क्रीन क्लियर हुई है और वहां पे एक मैसेज लिखा हुआ आ गया, यू डिवाइडेड समथिंग बाय 0। इस बात को तुमने
पल्ले से बांध रहे हैं कि हुकिंग करती क्या है। हुकिंग ये करती है कि जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, जो उसकी नॉर्मल आईएसआर्स जो बायोस के अंदर और विंडोज़ के अंदर लिखी हुई थी, उनको छोड़ के तुम अपना कोड चलाना शुरू कर देते हो। अब अपने कोड में जो मर्जी करो। एग्जाम्पल गलत है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर तुम कंट्रोल एस प्रेस करते हो तो तुम्हें पता है कि पूरी विंडोज़ के अंदर ये फाइल सेव करता है, ठीक है। अगर तुम इसके इंटरप्ट को हुक कर लो तो तुम कंप्यूटर शट डाउन कर सकते हो कि जैसे ही कोई कंट्रोल एस प्रेस करेगा कंप्यूटर शट डाउन कर दो, कंट्रोल एस प्रेस करेगा प्रिंटर से कागज निकलना शुरू हो जाए। तो कहीं पे भी अगर सिस्टम का डिफॉल्ट बिहेवियर तुम्हें तब्दील करने की जरूरत है तो वो हुकिंग एंड इंटरप्ट का टॉपिक चलना शुरू हो गया, ठीक है। किताब के हर सफ़े पे अब हुक्स मिलेंगे तुम्हें। ये जितना कुछ मैंने आज किया है ना, ये सिर्फ समझ नहीं आना चाहिए, ये तुम्हारे अंदर रच बस जाना चाहिए। क्योंकि तुम मेरी ना मानो, तुम किताब का कोई सफ़ा खोल के देखो एंड तक, तुम्हें लफ्ज़ इंटरप्ट और तुम्हें लफ्ज़ हुक मिलना ही मिलना है। तो ये चीज़ें बाद में डिस्कस नहीं हो सकती। ये मतलब ये एक ही दफ़ा होएगा, इसको तुम क्लियर करोगे। 3 चीज़ों 4 चीज़ों की बात मैंने की है। इंटरप्ट होता क्या है? नंबर है, उसके अगेंस्ट आईएसआर चलती है, वो होता कैसे है? वेक्टर टेबल है, उसके अंदर वेक्टर्स पड़े हुए हैं, वहाँ से एड्रेस निकालता है, फिर आईएसआर पे जाता है। ये कहानी बड़ी क्लियर होनी चाहिए। फिर सीपीयू का एक खास तरीका है कि वो करता क्या है जब इंटरप्ट आता है। इसकी ज़रूरत हमें आज नहीं पड़ी, लेकिन कल पड़ेगी। तो वो मतलब अपनी निशानी रखता है, फिर वेक्टर टेबल में जाता है, फिर वेक्टर निकालता है, फिर आईएसआर, फिर उसको एग्जीक्यूट और फिर रिटर्न। और ये सारा कुछ क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक्चुअली हमने करनी है हुकिंग और टिका के करनी है। तो ये 2 लाइनें हुक होती हैं, ये जो मूव वर्ड यस, ये 2 लाइनें हुक हैं बस। तो जहां पे भी तुम्हें बोला जाए कि हुक लगाओ, तुम्हें क्वेश्चंस में लिखा जाएगा कि हुक फलाना इंटरप्ट टू डू दिस, तो तुमने सिर्फ 2 लाइनें लिटरली लिखनी है और तुमने उसका वेक्टर का एड्रेस चेंज कर देना है। दैट्स इट, ठीक है। ठीक है भाई, कुछ सवाल, कोई प्रॉब्लम? सर फिर ये इंटरप्ट का टेबल हमें याद करना पड़ेगा, किस एड्रेस पे क्या हमने चेंज करना है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली याद टोटल करना 30 है पड़ेगा। ना? वो 30 की 30 याद करने पड़ेंगे कि कुछ मेन होंगी सिर्फ उनके, नहीं नहीं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे? तुम्हें सारी 256 याद करनी चाहिए, लेकिन याद करनी बड़ी आसान है। हर हर वेक्टर चौथे एड्रेस 4 एड्रेस का होता है ना भाई, हर वेक्टर जी 4 सर। एड्रेस लेता है ना। तो जी वेक्टर जी। नंबर तो 100 का वेक्टर कहाँ होएगा? इंटरप्ट 100 जो है उसका वेक्टर कहाँ पे होएगा? वो 400वें एड्रेस पे होएगा। तो याद तो कुछ नहीं करना, 4 पे ज़रब देना है बस। ठीक है। ये जो एक्चुअली यहाँ पे भी जो इसने ये करके दिखाया हुआ है, ये 4 पे ज़रब क्यों दिया हुआ है? क्योंकि वो कह रहा है कि अगर मुझे इंटरप्ट 0 का वेक्टर चाहिए तो वो कहाँ पे होएगा? 0 मल्टीप्लाई 4 पे। 4। अगर तुम्हें इंटरप्ट 20 का वेक्टर चाहिए तो वो कहाँ होएगा? 20 मल्टीप्लाई 4 पे। तो एक्चुअली याद कुछ नहीं करना, बस सिस्टम याद करना। ठीक। अच्छा भाई, नहीं ये नहीं मैं कर सकता, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं भाई रुकता हूँ इधर ही जरा 2 मिनट को, ठीक है, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। कनेक्शन जंप हो गया था। 2 मिनट देना मुझे, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।